हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं टैक्स डिस्कशंस में। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो वीडियो है बेसिकली क्लैरिफिकेशंस ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ विवाद से विवाद स्कीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू विवाद से विवाद स्कीम लाई गई थी, जिसके अंदर मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं विवाद से विश्वास स्कीम का, जिसके अंदर में ये बताया गया था कि अगर हम अपना जो डिस्प्यूटेड टैक्स है या जो डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट है या जो डिस्प्यूटेड पेनल्टी है उसका पेमेंट 31 मार्च से पहले कर देते हैं तो हमें अपने टैक्स अमाउंट का ही पेमेंट करना होगा, बाकी की इंटरेस्ट पेनल्टी वो वेव कर देंगे। या अगर हमारी जो डिस्प्यूटेड लायबिलिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट है तो सिर्फ 25% तक हमें पेमेंट करना होगा, और अगर पेनल्टी के रेस्पेक्ट में हमारा डिस्प्यूट है तो सिर्फ 30% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट का हमें पेमेंट करना होगा। यानी अगर हमारा डिस्प्यूटेड टैक्स है तो 100% ऑफ द टैक्स पे करो, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर हमारा डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट है 25% ऑफ द इंटरेस्ट पे करो, पेनल्टी के रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट है 30% ऑफ द पेनल्टी पे करो, और अपना लिटिगेशन वगैरह सब अपील वगैरह से बचकर आपका वो केस जो है वो सेटल मान लिया जाएगा। राइट। इस केस में हमें जो टाइम लिमिट दी गई थी वो दी गई थी कि हमें पेमेंट करना है 31 मार्च 2020 तक, बट क्योंकि ये कोरोना वायरस स्प्रेड की वजह से सब कुछ लॉकडाउन है कंट्री के अंदर, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया। यानी अगर हम 30 जून तक पेमेंट करते हैं तो भी हमें एडिशनल कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ 100% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी को पे करके या 25% ऑफ द इंटरेस्ट या 30% ऑफ द पेनल्टी को पे करके अपने केस को सेटल कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि कौन सी स्कीम, कौन सी अपील या कौन सी लिटिगेशन को, कौन से डिस्प्यूटेड टैक्स को हम इसके स्कीम के दायरे में लेकर आ सकते हैं। तो जैसा कि विवाद से विवाद स्कीम के अंदर लिखा गया था कि कोई भी ऐसा केस, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो पेंडिंग है एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट इन एन अपील बिफोर दी कमिश्नर अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यानी किसी भी एक एपिलेट फोरम में या कोर्ट के अंदर जो केस पेंडिंग है एज ऑन 31 जनवरी 2020, एज ऑन 31 जनवरी 2020 जो भी केस पेंडिंग है उस केस के रिस्पेक्ट में आप विवाद से विवाद स्कीम में जा सकते हो। सेकेंडली, इसमें एक बात ये आती है कि अगर आपका कोई केस पेंडिंग नहीं है एज ऑन 31 जनवरी 2020, पेंडिंग नहीं है एज ऑन 31 जनवरी 2020 बिफोर एनी एपिलेट फोरम, बट आप उसके रिस्पेक्ट में अपील फाइल करने का राइट अभी भी रखते हो। आप उस केस में अपील फाइल करने का राइट अभी भी रखते हो। केस किसके हाथ में है? असेसिंग ऑफिसर के हाथ में। मीन्स यू हैव नॉट फाइल्ड योर अपील येट, बट यू हैव अ टाइम लिमिट टू फाइल योर अपील इन द एपिलेट फोरम एंड द केस इज पेंडिंग बिफोर द असेसिंग ऑफिसर, तो भी आप इस विवाद से विवाद स्कीम के केस में जा सकते थे। लेकिन फिर भी कुछ कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशंस की जरूरत थी, तो CBDT ने कुछ क्लैरिफिकेशंस निकाली हैं, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने क्लैरिफिकेशन को काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे उन्होंने क्लैरिफिकेशन ऑन दी स्कोप एंड एलिजिबिलिटी बोला, या क्लैरिफिकेशन ऑन दी कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी बोला, एंड क्लैरिफिकेशन ऑन दी प्रोसीजरल एस्पेक्ट बोला। आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं, जो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं, वो डिस्कस करने वाला हूं और क्लैरिफिकेशन ऑन दी स्कोप एंड एलिजिबिलिटी, यानी किस तरीके से आप एलिजिबल हो, कौन कौन से केसेस में आप एलिजिबल हो विवाद से विवाद स्कीम में जाने के लिए, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में ये सर्कुलर, CBDT का सर्कुलर है जो मैं आपको रेफर कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में CBDT ने क्लैरिफिकेशंस दी हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्लैरिफिकेशन CBDT ने दी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अपील आर कवर्ड अंडर दी विवाद से विवाद स्कीम। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन सी अपील कवर्ड है। तो देखिए, अपील बिफोर एपिलेट फोरम यानी कमिश्नर अपील्स, ITAT, या जो आप रिट पिटीशंस फाइल कर देते हो किसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, या जो SLPs फाइल कर देते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस केस में ये सारी पेंडिंग अपील मानी जाएंगी और इस केस में आप विवाद से विवाद स्कीम में जा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और स्पेसिफाइड डेट हमें पता ही है 31 जनवरी 2020। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या अगर मेरा केस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के पास पेंडिंग है, तो देखिए, अगर आपने
ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को अप्रोच किया है, डीआरपी को अप्रोच किया है और केस पेंडिंग एज ऑन 31 जनवरी 2020, तो यू आर वेरी मच एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। फर्दर अगर डीआरपी को आपने अपना ऑब्जेक्शंस भेजे, डीआरपी ने असेसिंग ऑफिसर को जो डायरेक्शंस हैं वो भी दे दी, बट असेसिंग ऑफिसर ने अभी तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया, तो भी आप एलिजिबल हो टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, राइट। देखिए कहां लिखा हुआ है, यहां पे इन्होंने कहा कि सिमिलरली वेयर केसेस वेयर ऑब्जेक्शन filed by the assessee against the draft order are pending with dispute resolution panel, or where dispute resolution panel has given the direction but the assessing officer has not yet passed the final order or on or before the specified date, तो भी you are eligible to avail the benefit of this scheme, right। चलिए अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इज देयर if there is no appeal pending but the case is pending in arbitration, will the taxpayer be eligible to apply under the विवाद से विश्वास scheme? If yes, what will be the disputed tax liability? तो देखिए आपने बोला कि केस जो है वो आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है बट अपील फाइल नहीं करी है, तो आंसर है कि अगर आपका केस जो है वो पेंडिंग है आर्बिट्रेशन के अंदर, तो भी आप एलिजिबल हो इस विवाद से विवाद स्कीम को चूज करने में, भले कि आपने अपील कोई फाइल नहीं की हुई है, ठीक है। तो देखिए ये कंफ्यूजन था जो दूर हो गया कि अगर आर्बिट्रेशन में है आपका, आपने कोई अपील फाइल नहीं करी है, तो भी हम मान लेंगे कि वो पेंडिंग इन एन अपीलेट फॉरम है एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, राइट। इस केस में जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वो क्या होगा, डिस्प्यूटेड टैक्स होगा जो डिस्प्यूटेड इनकम है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी इंक्लूडिंग दी सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस, उसे मिलाकर आपका डिस्प्यूटेड टैक्स माना जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, वेदर विवाद से विवाद कैन बी अवेल्ड फॉर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर ऑथोरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग if a writ is pending against order passed by AAR in a high court, will that case be covered and how disputed tax will be calculated? देखिए अगर आपने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से कुछ पूछा है, ठीक है, अगर आपने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से कुछ पूछा है तो उसको अपील नहीं माना जाता, उस केस में आप इस विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन रुकिए, अगर आपने रिट पिटीशन फाइल कर दी हाईकोर्ट के अंदर, रिट फाइल कर दी हाईकोर्ट के अंदर, उस केस में यू आर एलिजिबल, राइट। उस केस में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाती है इस स्कीम में जाने के लिए। तो देखिए क्या कहा गया कि इफ द असेसमेंट ऑर्डर बाय AAR हैज डिटरमाइंड द टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड writ against such order is pending in high court, then you are eligible to apply for विवाद से विश्वास स्कीम, ठीक है। यानी जो उसने असेसमेंट इनकम का असेसमेंट किया उसके अगेंस्ट अगर आप रेट फाइल कर देते हो जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है ऑन स्पेसिफाइड डेट, देन यू आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम। बट ये तभी आप एलिजिबल होगे जब वो क्वेश्चन किसका है, वो असेसमेंट ऑफ इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि विवाद से विश्वास स्कीम में आप जब भी जा सकते हो व्हेन यू हैव सम डिस्प्यूटेड टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। यानी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसका होना चाहिए, असेसमेंट ऑफ इनकम का होना चाहिए, और जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट आप हाईकोर्ट में रिट गए हो वो भी असेसमेंट ऑफ इनकम से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, an appeal has been filed against the interest levied or assessed tax, however there is no dispute against the amount of assessed tax। देखिए जो टैक्स आपका असेस किया गया, जो भी टैक्स आपका असेस किया गया, यू एग्रीड फॉर दैट टैक्स बट यू आर नॉट एग्रीड फॉर द इंटरेस्ट अमाउंट। आपको इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो हजम नहीं हो रही और आपका जो डिस्प्यूट है वो इंटरेस्ट अमाउंट से रिलेटेड है, तो क्या आप इस केस में विवाद से विश्वास स्कीम में जा सकते हो? बिकॉज you have agreed to your disputed tax but you are not agreed to your disputed interest, right। तो देखिए क्या बोला गया कि आप डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट के केस में भी एलिजिबल हो अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम। यू आर एलिजिबल फॉर डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट। उस केस में आपको कितना पे करना पड़ता है? अगर आप 31 जून से पहले पे कर दोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 25% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा एंड यू विल बी एबल टू सेटल योर केस इन अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम, राइट। चलिए अब आता है केस नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, what if the disputed demand including interest has been paid by the appellant while filing an appeal। अगर आपने कोई भी डिस्प्यूटेड टैक्स या डिस्प्यूटेड लायबिलिटी ऑलरेडी पे कर दी,
आपने ऑलरेडी पे कर दी, बट अब आप विवाद से विश्वास स्कीम में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई रिफंड है तो वो रिफंड भी आपको मिल जाएगा, बट मिलेगा विदाउट इंटरेस्ट, राइट। तो अगर आप ऑलरेडी पे भी कर चुके हो जो भी आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है या डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट है, बट स्टिल यू वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, देन आप जा सकते हो और आपको अकॉर्डिंगली रिफंड मिल जाएगा, जो भी आपका एलिजिबल रिफंड होगा, विदाउट इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात नोट करने की है। लेकिन देन क्वेश्चन नंबर 6, कैन द बेनिफिट ऑफ विवाद से विश्वास बी अवेल्ड इफ a search and seizure action by the income tax department has been initiated against the taxpayer? देखिए, अगर सर्च एंड सीजर होती है, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की जो असेसमेंट है वो 5 करोड़ से एक्सीड करती है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, राइट। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी केस है जिसमें जो टैक्स एरियर है जो कि किसी असेसमेंट ईयर को रिलेट करता है, ठीक है, जिसके अंदर जो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स है, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स एक्सीड करता है 5 करोड़ रुपीस को इन दैट असेसमेंट ईयर, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, राइट। लेकिन इसमें एक चीज समझने की है कि नॉर्मली जो असेसमेंट होता है वो 7 असेसमेंट ईयर्स का होता है। एक तो जिस साल की रेड हुई वो प्लस पिछले 6 साल, तो 7 असेसमेंट ईयर्स का नॉर्मली असेसमेंट होता है इस पर्टिकुलर सर्च एंड सीजर केस में। इन दैट केस अगर आपकी कुछ सालों में तो जो असेस्ड टैक्स लायबिलिटी है, जो डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है, वो 5 करोड़ को एक्सीड करती है, कुछ असेसमेंट ईयर में एक्सीड नहीं करती, तो आंसर मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम सारे असेसमेंट ईयर के लिए नहीं जा सकते, या जिन असेसमेंट ईयर के लिए 5 करोड़ के विद इन है उन असेसमेंट ईयर्स के लिए हम इस स्कीम में जा सकते हैं। तो आंसर इज जिन पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर्स में आपकी जो असेस्ड डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है वो 5 करोड़ से कम है, उन केसेस में आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, thus if there are 7 assessments of an assessee relating to search and seizure, out of which in 4 assessments disputed tax is 5 crore rupees or less in each year, and in remaining 3 assessments disputed tax is more than 5 crore rupees in each year, declaration can be filed for 4 assessment year where disputed tax is 5 crore or less in each year। यानी जिन सालों में आपका जो disputed tax है वो 5 करोड़ से नीचे है, उन केसेस में आप अपने इस स्कीम में डिक्लेरेशन फाइल करके बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इफ असेसमेंट हैज बीन सेट असाइड फॉर गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू एन असेसी on the addition carried out by the assessing officer, can he avail the विवाद से विश्वास स्कीम with respect to such addition? देखिए क्या कहते हैं, आपने अब देखिए कई बार क्या होता है कि आप अपीलेट अथॉरिटी में जाते हैं, ठीक है, वो कहता है कि यार ये जो आपने एडिशन करे हैं असेसिंग ऑफिसर ये ठीक नहीं है, दोबारा से कहता है दोबारा से असेसमेंट करो और ढंग से असेसमेंट करो। कई बार अपील को जो है वो सेट असाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा? तो देखिए उस केस में क्या होता है, इफ एन अपीलेट अथॉरिटी हैज सेट असाइड एन ऑर्डर to the file of the AO for giving proper opportunity or to carry out fresh examination of issue with a specific direction, the assessee would be eligible to avail विवाद से विश्वास स्कीम। यानी अगर किसी अपीलेट अथॉरिटी ने फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल दिया असेसिंग ऑफिसर को, तो अगर देखा जाए तो अब केस असेसिंग ऑफिसर के हाथ में है, असेसिंग ऑफिसर से रिविजिट कर रहा है, असेसिंग ऑफिसर दोबारा से एग्जामिनेशन कर रहा है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, आपके केस की। कहने को कोई अपील पेंडिंग नहीं है एज ऑन स्पेसिफाइड डेट, बट असेसिंग ऑफिसर ये काम क्यों कर रहा है? क्योंकि अब आप अपील में आप गए थे और अपीलेट अथॉरिटी ने असेसिंग ऑफिसर को बोला है कि दोबारा से एग्जामिनेशन करो, इसीलिए तो असेसिंग ऑफिसर दोबारा से एग्जामिनेशन कर रहा है। तो इन दैट केस ये मान लिया जाएगा कि योर केस इज पेंडिंग बिफोर एन अपीलेट फॉरम और आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अच्छा, इसमें एक चीज देखने वाली है, इन सच अ केस डिस्प्यूटेड टैक्स शैल बी टैक्स व्हिच वुड हैव बीन पेबल हैड द एडिशन इज नॉट मेड। ठीक है, तो आप अगर मान के एडिशन ना हुआ होता तो कितना डिस्प्यूटेड टैक्स था वो आप पे करा दोगे, तो मान लेंगे कि आपका केस सेटल हो गया। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इमेजिन अ केस वेयर एन appellant desires to settle concealment penalty appeal pending before CIT appeals while continuing to litigate quantum appeal that has traveled to higher appellate forum. Considering these are two independent and different appeals, whether appellant can settle one to exclusion of others? If yes, whether settlement of penalty appeal will have any impact on quantum appeal? देखिए क्या करते हैं, अगर आपको कोई अपील के अगेंस्ट इस स्कीम में जाना है, तो देखिए यहाँ पे कोई पार्ट
का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको पूरी ही अपील सेटल करानी होगी इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, इस केस में क्या कह रहे हैं कि जो क्वांटम अपील है उसके रेस्पेक्ट में तो वो नहीं जाना चाहता, बट पेनल्टी अपील के केस में जाना चाहता है, तो क्या हम अलाउ करेंगे? तो आंसर इज नो। देखिए, if both quantum appeal cover disputed tax and appeal against penalty levied on such disputed tax for an assessment or penalty, the declaration is required to file covering both disputed tax appeal and penalty appeal। यानी आपको दोनों ही जो अपील है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस डिक्लेरेशन में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक के अगेंस्ट तो चले जाएं, एक के अगेंस्ट ना जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड टैक्स के अगेंस्ट जाते हो तो पेनल्टी तो आपको पे करने की वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स आपको सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स का पेमेंट करना है, इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट नहीं करना। राइट, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इज देयर एनी नेसेसिटी दैट टू क्वालिफाई अंडर द विवाद से विश्वास द एपिलेंट शुड हैव टैक्स डिमांड इन एरियर एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग डिक्लेरेशन? देखिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपका एरियर ही होना चाहिए। अगर आपने पे भी कर दिया है, चाहे पार्ट में पे कर दिया चाहे फुल में पे कर दिया, तब भी आप इस स्कीम में जाने के लिए एलिजिबल हो, और उसके अकॉर्डिंगली जैसे हमने पूरे पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था उसका रिफंड भी मिल जाता है अगर आपने एक्सेस डिपॉजिट करा रखा है ऑलरेडी बिफोर दी फाइलिंग ऑफ दिस डिक्लेरेशन फॉर्म अंडर विवाद से विश्वास स्कीम। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि वेदर 24E और 24F की अगर अपील है तो क्या आप जा सकते हैं? तो आंसर इज यस, आप जा सकते हैं। अगर आपने जो अपील फाइल करी है वो फाइल करी है फॉर दी पेनल्टी या फॉर दी फीस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 234E या 234F, तो यू आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, और उस केस में जो टैक्स होता है वो 25% आपको पे करना पड़ेगा ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट, ऑफ द फीस अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अब हम। In case where disputed tax contain qualifying tax areas are also as also non-qualifying tax areas, मतलब केस क्या है? केस ये है कि एक मतलब जो अपील है उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके रेस्पेक्ट में यू आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसके रेस्पेक्ट में यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो इन दैट केस क्या आप इसके रेस्पेक्ट में जा सकते हैं पार्ट में? मतलब एक अपील के पार्ट के लिए तो आप इस स्कीम को अवेल कर लें, और पार्ट के लिए अवेल ना करें तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें पार्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू फाइल अ डिक्लेरेशन फॉर द एंटायर अपील और एंटायर अपील विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो इसलिए इसमें पार्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और पार्ट के रिस्पेक्ट में आप नहीं जा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ writ has been filed against a notice issued under section 148 for the act and no assessment order has been passed consequent to that section 148 notice, will such case be eligible to file declaration under विवाद से विश्वास स्कीम? नो। देखिए क्या हुआ है कि 148 के नोटिस के अगेंस्ट आपने रिट फाइल करी और कोई असेसमेंट नहीं हुआ, कोई असेसमेंट ऑफ इनकम नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं है। जब डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं है तो कोई विवाद से विश्वास स्कीम में जाने का भी लॉजिक नहीं बनता, तो इसलिए आप यू आर नॉट एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C देयर इज नो अपील बट द असेसी हैज फाइल्ड वेवर एप्लीकेशन। देखिए अगर आपने वेवर एप्लीकेशन फाइल कर दिया यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि वेवर एप्लीकेशन इज नॉट एन अपील। ठीक है, तो अगर आपने वेवर एप्लीकेशन फाइल करी है 234A-B-C की, ठीक है, भले को पेंडिंग है एज ऑन 31 जनवरी, बट उस केस में आप नहीं जा सकते इस स्कीम में क्योंकि इट्स नॉट एन अपील। क्वेश्चन नंबर 14, वेदर असेसी कैन अवेल of the विवाद से विश्वास for some of the issues and not accept other issues। मैंने जैसे बताया पार्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जाना है पूरी अपील के अगेंस्ट जाना पड़ेगा इस स्कीम में, या पूरी अपील के अगेंस्ट आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ इश्यूज के रिस्पेक्ट में तो आप डिक्लेरेशन फॉर दिस स्कीम चलेगा, और कुछ इश्यूज के रिस्पेक्ट में आप नहीं गए, आपको पूरी की पूरी अपील के रिस्पेक्ट में ही जाना होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, विल डिले इन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टीसीएस बी ऑल्सो कवर्ड अंडर विवाद से विश्वास स्कीम? देखिए बिल्कुल, अगर आपका डिले इन डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टीसीएस है और उसके रिस्पेक्ट में कोई अपील है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डिले अगर आपका कोई टीडीएस टीसीएस का अमाउंट से रिलेटेड डिस्प्यूट नहीं है बट इंटरेस्ट लायबिलिटी से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो भी आप जा सकते हैं, और आपको उस केस में 25% पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आर केसेस पेंडिंग बिफोर डीआरपी कवर्ड? जैसे ये तो मैं पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं कि अगर डीआरपी के ऑफिस में आपकी कोई केस पेंडिंग है तो भी माना जाएगा वो अपील में पेंडिंग है, और उस केस में भी आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ सीआईटी अपील्स हैज गिवन एन एनहांसमेंट नोटिस कैन द अपीलेंट अवेल द बेनिफिट ऑफ विवाद से विश्वास आफ्टर इंक्लूडिंग प्रपोज्ड एनहांस्ड इनकम इन द टोटल असेस्ड इनकम? देखिए क्या कहते हैं,
The amendment proposed in the Vivad se Vishwas allows the declaration even in case of CIT appeal issued एनहेंसमेंट नोटिस ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2020। अगर सीआईटी ने एनहेंसमेंट का नोटिस दे दिया था 2020 से पहले या उस दिन, तो भी आप इस स्कीम के अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। However, the disputed tax in such case shall be increased by the amount of tax pertaining to issues for which notice for enhancement has been issued। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टोटल असेसिंग ऑफिसर ने 10 लाख इनकम मानी थी, सीआईटी अपील्स के पास गए, सीआईटी अपील्स ने 15 लाख इनकम कर दी, तो अब जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वो 10 लाख पे ना कैलकुलेट करके 15 लाख पे कैलकुलेट होगा और उस हिसाब से आप पेमेंट करके इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं मैं। आर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वैलिड टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कवर्ड अंडर हियर? नो, सिर्फ इनकम टैक्स के इश्यूज यहाँ पे हमने कवर करे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) ऑफ द एक्ट was passed in case of an assessee for the assessment year 15-16. The said assessment order is pending with ITAT. Subsequently, another order under section 147, 143(3) was passed for the same assessment year and that is pending with CIT appeal. Could both or one of the orders be settled under Vivad se Vishwas? तो देखिए क्या, देखिए पहला ऑलरेडी एक नोटिस 143(3) में दे रखा था, अब दूसरा एक और नोटिस 147 में आ गया। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं क्या हम दोनों के रेस्पेक्ट में या किसी एक के रेस्पेक्ट में जा सकते हैं विवाद से विश्वास स्कीम में? तो देखिए क्या कहता है सीबीटीटी, द एपीलेंट इन दिस केस हैज एन ऑप्शन टू सेटल आइदर ऑफ द टू अपील्स और बोथ द अपील्स ऑफ द सेम असेसमेंट ईयर। यानी आप दोनों नोटिस के रेस्पेक्ट में भी जा सकते हो, दोनों अपील्स के रेस्पेक्ट में भी जा सकते हो, किसी एक अपील के रेस्पेक्ट में भी जा सकते हो। If he decides to settle both appeals, then he has to file only one declaration in form number 1. अगर वो बोथ के रेस्पेक्ट में भी जाना चाहता है तो भी उसको सिर्फ एक ही डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत है और जो डिस्प्यूटेड टैक्स है वो दोनों अपील्स का एग्रीगेट मिलाकर वहां पे कराना होगा और डिक्लेरेशन फॉर्म में अकॉर्डिंगली डिस्क्लोज करना होगा। राइट, आई होप क्लियर है ये। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन अ केस देयर इज नो डिस्प्यूटेड टैक्स, कोई डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं है। However, there is an appeal for disputed penalty which has been disposed of by CIT appeals on 1st January. Time to file appeal in ITAT against the order is still available. देखिए क्या कह रहे हैं, डिस्प्यूटेड टैक्स नहीं है, पेनल्टी के रेस्पेक्ट में डिस्प्यूट है, अपील फाइल नहीं करी है बट उसकी डेट भी नहीं निकली। तो जैसा मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर अपील फाइल करने की डेट नहीं निकली है तब भी आप इस केस में जा सकते हो और पेनल्टी के अगेंस्ट तो वैसे ही एलिजिबल है जाने के लिए, तो हम इस केस में बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। इन अ केस ऑफ ITAT हैज क्वेश्चन द असेसमेंट ऑर्डर बेस्ड ऑन द लैक ऑफ जुरिडिक्शन बाय AO, उसने क्वेश्चन कर दिया। द डिपार्टमेंट हैज फाइल्ड एन अपील इन हाई कोर्ट व्हिच इज पेंडिंग, इज द असेसी एलिजिबल टू सेटल द डिस्प्यूट? बिल्कुल, चाहे अपील आपने फाइल करी हो चाहे डिपार्टमेंट ने फाइल करी हो, अगर अपील पेंडिंग है बिफोर एनी अपीलेट फॉर्म यू आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। बट इस केस में जो अमाउंट है वो 50% हो जाता है योर डिस्प्यूटेड टैक्स का। राइट, तो अमाउंट कैलकुलेटेड शैल बी अमाउंट पेबल शैल बी कैलकुलेटेड एट द हाफ रेट ऑफ 100%, 110%, 125% और 135% एज द केस मे बी। जिससे रिलेटेड अगर डिस्प्यूटेड टैक्स से रिलेटेड है और आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहे हो तो आपको 100% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स ना पे करके सिर्फ 50% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना होगा टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपील आपने फाइल करी है डिपार्टमेंट ने, यू आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अगर अपील पेंडिंग है बिफोर एज ऑन द स्पेसिफाइड डेट। राइट, बस अगर डिपार्टमेंट फाइल करता है और आप डिस्प्यूट सेटल कराना चाहते हो, इन दैट केस आपको जो डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी है उसका 50% पे करना होगा, यानी जो भी रेट स्पेसिफाइड है। राइट, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। इन द केस ऑफ एन असेसी prosecution has been instituted and is pending in the court, is assessee eligible for the Vivad se Vishwas scheme? Further, where the prosecution has not been instituted but the notice has been issued, whether the assessee is eligible for Vivad se Vishwas scheme? देखिए अगर आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो उस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, बट अभी तक प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ नोटिस दिया गया है कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जा सकती है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए? आंसर इज यस। अगर मेरे पे सिर्फ और सिर्फ नोटिस आया है प्रोसिक्यूशन का तो मैं बेनिफिट ले सकता हूं, बट अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है तो मैं इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। देन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, if the due date of filing appeal is after 31st January 2020, the appeal has not been filed, will such be eligible under the Vivad se Vishwas scheme? Definitely yes। अगर आपकी अपील फाइल करने की डेट एक्सपायर नहीं हुई है तो भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, whether you are not file your appeal।
इफ अपील इज फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट एंड इज पेंडिंग फॉर एडमिशन एज ऑन 31 जनवरी 2020, तो भी आप एलिजिबल हो इस विवाद से विश्वास स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए टोटल 24 क्वेश्चंस थे जो इस सीबीडीटी के सर्कुलर के अंदर सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किए हैं ऑन दी स्कोप एंड एलिजिबिलिटी ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, जो आज की वीडियो का हमारा कॉन्टेक्स्ट था। तो जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं, ये क्लैरिफिकेशन इस चीज को ध्यान में रखते हुए की गई हैं कि अल्टीमेटली शायद जो ट्रेड प्रोफेशनल्स हैं या जो असेसी है वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है रिगार्डिंग दी एलिजिबिलिटी ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये सर्कुलर से सीबीडीटी ने ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्वेश्चन एंड आंसर्स क्लैरिफाई किया है किस किस केस में आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं एंड किस किस केस में आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे।